नमस्कार, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एनडीए की अगुवाई वाली सरकार का आज आखिरी सत्र था, आखिरी सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी सत्र में सभी सियासी जमातों ने तुरुप के इक्को का पूरा इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया, उसके विपरीत कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ब्लैक पेपर इशू किया। ब्लैक एंड व्हाइट का सिलसिला चलता रहा। साथ साथ इंटर्म बजट पेश की गई, जम्मू कश्मीर रिलेटेड 3 अहम बिलों को मंजूरी दी गई, लेकिन आखिरी दिन राम मंदिर के निर्माण को लेकर के धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। और इसमें आपको बता देंगे कि बजट के आखिरी दिन भारी हंगामा दिखा। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। अमित शाह ने कहा, जो इतिहास को नहीं पहचानते वजूद खो देते हैं। ये अमित शाह की स्टेटमेंट थी और विरोध करने वालों को समय को पहचानना चाहिए, इसी में देश की भलाई है। और 2024 में भी मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज गृह मंत्री अमित शाह भी मूड में हैं। पहले हम बताते हैं कि ओवैसी ने कहा और फिर हम साथ में बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की क्या स्टेटमेंट है। जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली, मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलल्ला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हुए हैं। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला, उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनभिज्ञ होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, इस स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। दर्शकों, आखिरी बजट सत्र की समीक्षा करेंगे। वर्ड पोस्टमार्टम नहीं यूज करूंगा। आखिरी बजट सत्र की या आखिरी सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे टर्म के आखिरी सत्र पर हम चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। नम्रता शर्मा कांग्रेस से हैं। नम्रता जी, आपका स्वागत है। इनका दायित्व महासचिव हैं। और चंद्रमोहन गुप्ता जी फॉर्मर मेयर हैं, सीनियर लीडर है बीजेपी की, लंबा अनुभव है। आदित्य गुप्ता, एडवोकेट आदित्य गुप्ता पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और यंग एंड डायनामिक हैं। अगर हम मोटे मोटे शब्दों में, आदित्य जी आपसे शुरुआत करते हैं, आपको मौका देते हैं। मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो आखिरी सत्र का आंकलन आप किस तरीके से करते हैं? ये क्या 2024 के चुनावों से प्रेरित था? नमस्कार विनोद जी। जी, ऐसा है कि जो आखिरी सत्र था, ये सत्र की कुछ हाइलाइट्स हैं। इस सत्र की हाइलाइट्स हैं नेहरू, इस सत्र की हाईलाइट है कांग्रेस,
इस सत्र की हाईलाइट है एक आधा टूटा हुआ बजट। इसकी सत्र की हाईलाइट है कि फिर से वही रिपीट में बजाया गया है टेप रिकॉर्डर, जिसके अंदर ये था कि पिछले 60 साल में 70 साल में देश के साथ कांग्रेस और नेहरू ने क्या गलती की। अगर मैं अपने एंड पे सोचता था 1994 से लेकर आज तक की अगर आप सरकार देखें, जो पिछले 30 साल की सरकारें हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस की बराबर का टाइम है। बीजेपी ने हालांकि 16 साल गवर्नेंस दी है और कांग्रेस ने 14 साल दी है। तो अगर 30 साल का आप देखें आंकलन, तो उस हिसाब से आप पीछे का दुखड़ा रोना पहले छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको 10 साल हो गए हैं सरकार में, तो 10 साल में आपने अपना व्यू, आपने अपना बताना है कि जो गारंटीज आपने दी थी इस देश को 2014 में, जिसको आप कहते थे मोदी की गारंटी, जिसके अंदर 15 लाख रुपए हर एक आदमी के बैंक खाते में जाना था, 2 करोड़ नौकरियां आनी थी, विदेशों में स्विस खातों में पैसा जो बचा था वो वापस आना था, नीरव मोदी और विजय माल्या वापस आने चाहिए थे। हम विश्वगुरु भी बने हैं। विश्वगुरु के अगर आप लेखा जोखा देखें तो हमारे आसपास के पड़ोसी, हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ है कैसे हैं वो हमें सबको पता है। चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब है, नेपाल के साथ खराब है, इवन भूटान जो है, भूटान भी जाके चीन की गोद में बैठ गया है। म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं, बांग्लादेश के साथ खराब हैं, श्रीलंका तक खराब है, और बची कुची कसर मालदीव्स जैसी छोटी सी देश जिसको आपकी ध्यान देने की जरूरत भी नहीं थी, उसके साथ भी आपने रिश्ते खराब कर दिए हुए। तो जब आप खुद ही गवर्नेंस में रहे हो, 30 में से आधा पिछले 30 साल की हिस्ट्री में 15 साल की 16 साल की गवर्नेंस आपकी रही है और पिछले 10 साल की आपकी अकेली रही है, तो आपको यह बताना था कि साहब मोदी की गारंटी में आपने क्या क्या पाया। इसमें व्हाइट पेपर में आया था, मैं व्हाइट पेपर में देख रहा था कि निर्मला सीतारमण ने डिमोनेटाइजेशन का बारे में जिक्र ही नहीं किया। वो हालांकि डिमोनेटाइजेशन तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक व्हाइट पेपर के अंदर अगर लाना चाहिए था, इतनी बात की गई थी, लेकिन सच्चाई है डिमोनेटाइजेशन से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कहा गया था। ना काले धन के ऊपर रोक लगी ना, और ऊपर से कैसा था वो जो नोट था 2000 का, जिसमें 2000 का नोट को विड्रॉ करना पड़ा। तो इससे बड़ा फेलियर क्या है? और इस सब को कवर कहां से किया जाता है? इन द नेम ऑफ रिलीजन। इस वक्त जो मोशन पार्लियामेंट में चल रहा है वो एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि भगवान को सियासत का हिस्सा बनाया जाए, और एक कोशिश की जा रही है कि 22 जनवरी का जो इवेंट था उसके अंदर एक लाइमलाइट लेने की कोशिश की गई थी। वो लाइमलाइट नहीं मिली क्योंकि लोग समझते थे, तो उन्होंने सोचा चलो दूसरा तरीका निकालते, काम करते, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करते, क्योंकि उनको पता है कि ऑपोजिशन को पार्टीज ये बात तो सवाल जरूर पूछेंगी, क्या ये सरकार का काम है? क्योंकि जहां तक मुझे समझ आता है भारत चलता है संविधान से। भारत माता का अगर दिल है तो दिल संविधान से है, और संविधान के अंदर लिखा है इस धरती पे भारत माता के ऊपर रहने वाला हर इंसान बराबर है। तो एक सरकार एक किस्म का धर्म या एक प्रजाति को के बारे में बात नहीं करती, और धर्म के बारे में बात करने की जगह ही नहीं है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वहां पर है जहां पर आपको नौकरियों के बारे में बात करनी चाहिए थी। आपको बात करनी चाहिए थी कि हमारी यहाँ पे गरीबी जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे टकरा जाए, क्योंकि अगर ये देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 143 नंबर पे हमारा रैंक है। बांग्लादेश हमसे बेटर है। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कहते हैं, या आज आप कहते हो हम 3.7 ट्रिलियन हंगर इंडेक्स का जिक्र नहीं किया। सब हंगर इंडेक्स है। आप रूरल इन्फ्लेशन देखें, गांव में रहना ज्यादा महंगा। हंगर इंडेक्स देखें, जितने परिवार हैं, अगर आप 80 करोड़ परिवार को खाना मुफ्त दे रहे हो तो वो खाना अपने में। और सर आप एक लास्ट पॉइंट था, मैं आज देख रहा था, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने अगर किसी चीज का मजाक उड़ाया तो मनरेगा का उड़ाया था जी, और मनरेगा की वजह से ही कोविड के दौरान पे गांव के लोग सरवाइव कर पाए जी। तो ये जो चीजें, दीज आर दी व्हाइट पेपर्स एंड ब्लैक पेपर्स। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर उसको असल मुद्दों से हटाकर कांग्रेस की या नेहरू की जवाब ले लेते हैं। देखिए चंद्रमोहन जी, इन्होंने कहा कि आपकी विदेश नीति, आप तो कहते हैं कि विदेश में हमारा बड़ा सम्मान हुआ, रिश्ते खराब हो गए। दूसरा, क्या वाकई में ये उचित है कि धर्म को डिस्कस किया जाए, और वो भी पार्लियामेंट में, और ख़ास तौर पर जब आपका आखिरी सत्र हो, इम्पोर्टेंट सत्र हो? देखिए, जहाँ तक बात है राम मंदिर की, तो कितनी देर के बाद, कितनी लड़ाई के बाद यहाँ पर ये राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी। और कोई भी चीज़ मैं अगर गांधी जी से शुरू करूँ तो वो भी रघुपति राजा राम पति दे पावन पिता राम, जाते जाते भी लास्ट टाइम भी हे राम, राम पे ही वो उन्होंने अपना लास्ट प्राण छोड़े थे। ये कहने की बात नहीं है। संविधान हमारा संविधान के साथ है। अगर देश की जनता वोट दे रही है, देश की जनता अगर वहाँ जा रही है, राम लल्ला का जो मंदिर बना है, तो उसको अगर देश की मेजॉरिटी से लोगों से चुने हुए जो नुमाइंदे हैं आज पार्लियामेंट के अंदर, वो अगर उसको वहाँ लाते हैं तो इसमें क्या फ़र्क है?
आने वाले समय में यहाँ तक बात रही कि सबका साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के पीरियड में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस पर काम किया। अगर आयुष्मान अगर योजना आ रही है, ये नहीं सिर्फ हिंदू के लिए आ रही है, मुसलमानों के लिए नहीं आ रही है, सिख के लिए नहीं आ रही है, ईसाई के लिए नहीं आ रही है, कोई भी योजना आती है, अगर गैस का सिलेंडर मिल रहा है हर व्हीकल उसको, एससी ओबीसी को सबको मिल रहा है। अगर कोई और योजना है हमारी, वो हर एक के लिए है। पानी की पाइप जा रही है, ये नहीं कि सिर्फ इसी को जो राम राम बोलते हैं उनके घर पानी जा रहा है, तो जो रहीम बोलते हैं उनके घर नहीं जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल में जो भी काम किया, एक से एक बढ़िया काम किया। आज देश की जनता खुश है, चाहे वो 3 तलाक की बात में करूं, चाहे कोई और जितने भी हमारे बिल पास हो। पहली बार जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्या वाल्मीकि समाज ने कोई गुनाह किया होता? उसके घर जो पैदा, वाल्मीकि समाज में जो घर में पैदा होगा वो सारी उम्र मेला ढोता रहेगा, वो यही काम करेगा, उसका बच्चा नहीं कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता। पहली बार उनको अब राइट्स दिए, पहाड़ियों को पहली बार राइट्स दिए, एसटी समाज को पहली बार अब राइट्स दिए, गुजर बकरवाल को। आज आदित्य जी हमारे अजीज भी हैं, और पहली बार एक गुज्जर जज है हमारे हाई कोर्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम 70 साल के अंदर। और फर्स्ट टाइम हमारे इंजीनियर अब्दुल अली खटाना जी जो हैं वो राज्यसभा पहुंचे हैं, गुज्जर एक हमारा नेता। क्या क्या काम हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए नहीं किए इस सरकार ने। और जो बात कह रहे हैं कि आखिरी दिन, आप इसको वाजिब ठहराते हैं कि राम मंदिर को डिस्कस किया जाना चाहिए था? क्यों नहीं किया जाना चाहिए था? इसमें कौन सी बात है नहीं करने वाली? ये तो आगे आगे देखो आप, सब कुछ होगा। अगर हम लोग, हमें राम के लोग वोट दे रहे हैं तो हम उनके गीत तो गाएंगे और आगे भी गाते रहेंगे। जी नम्रता जी, आपको क्या लगता है कि राम के नाम पर भगवान जो हमारे आराध्य हैं उनके नाम पर सियासत की जा रही है? देखिए विनोद जी, मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में लेके जाना चाहती हूँ। पीवी नरसिम्हा राव, जिनको आज इन्होंने भारत रत्न से नवाजा है, जब उन्होंने यहाँ रामलला कमेटी बनाई जिसमें 4 शंकराचार्य, हमारे वैष्णवाचार्य और हमारे जो अखाड़े हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनको उसमें रखा, वो लड़ते रहे केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वकीलों को वो देते रहे फीस, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उनको दरकिनार करके कह दिया कि मैं इसको अपनी कमान में ले लूंगा और मैं राम मंदिर जब बनने लगा है तो मैं इसको पॉलिटिसाइज करके अगला चुनाव लड़ूंगा। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि शंकराचार्य वो एक ऐसी गद्दी है जो कहते हैं कि शंकर भगवान ने खुद बनाई थी, हिंदुओं में उससे बड़ा स्थान किसी का नहीं, और उन्हीं को किस तरह से दरकिनार किया गया, ये हो गई हिंदू शास्त्रों की बात। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिस तरह से राम जी का जो पट खोले थे वो राजीव गांधी जी ने खोले थे। हमने कभी इसको चुनावी यंत्र की तरह, कांग्रेस ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्म एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है, और देश जो है वो एक संविधान से चलता है, और ये देश एक डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। कर्नाटका में हनुमान चालीसा पढ़ा था आपने? जो मैं गलत तो नहीं बोल रहा? देखिए, मैं अभी 100 करोड़ रुपया दिया मंदिरों के लिए कर्नाटका में, अभी कल की बात है। वहां गए। मेरी बात एक मिनट इंटरप्ट नहीं करना चाहता। नहीं, मैं 1 मिनट, मैं पूरी बात कर लूं। जिस दिन ये 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, उसी दिन प्रधानमंत्री द्वारा एक यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि जो जो जहां रहता है वहीं के मंदिरों में जाए और वहीं पे वो दर्शन करें। असम के अंदर राहुल गांधी जी बाहर बैठे रहे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, और असम के चीफ मिनिस्टर ने ये पटल पे कहा, एक मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री को देश देखेगा तो उस वक्त राहुल गांधी को भी देखे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है। तो देखिए क्या स्तर गिर गया है राजनीति का। और आज आप जिनकी बात कर रहे हैं, देश ये सबका है, और मुझे लगता है कि इस तरह की आज जिस तरह से ये हर चीज चुनाव को देखते हुए मद्देनजर इन्होंने हर चीज का आज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, धर्म का राजनीतिकरण। और मुझे बुरा ये लगता है कि रामलला का हाथ पकड़ के मोदी जी लेके जा रहे हैं कि चलिए राम जी आपको, मैं आपका, अरे डरो भगवान से, उस प्रभु से डरो जिनको आप आराध्य कहते हो। आप कौन है उसका हाथ पकड़ के उनको मंदिर तक ले जाने वाले? वो है आपको इस तक पहुंचाने वाले। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ, राज तो अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, तो इस लंका का भी नाश होगा। राम जी भी ने भी जब रावण का नाश करना था तो रामेश्वरम मंदिर में जो शिवलिंग रखे गए, उसको रावण को बुलाया गया कि तुम पंडित हो, तुम आके उसकी, और रावण को पता था कि मेरा अंत संहार जो है वो राम द्वारा होगा, लेकिन वो फिर भी पूजा करने आए। लेकिन इन्होंने तो उससे भी आगे बढ़ के काम किया है। और इस तरह से आज जो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी
कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, ये देश देख रहा है। और किस बात का धन्यवाद? सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ मेरे साथ आदित्य जी हैं, सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब जुडिशरी कौन चला रहा है? इसका मतलब ये बताना चाहते हैं जो हम इन पे आरोप लगाते हैं, ये तो खुद ही उसको यहाँ पे सच कर रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा, मेरे साथ मेरे भाई, बड़े भाई बैठे हैं चंद्रमोहन जी, इन्होंने कहा कि अगर हम राम को लाए हैं तो हम उसके नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? तो मुझे लगता है कि अपने आप में इन्होंने जनता को आज बता दिया कि राम को लाए, ये शब्द लाना और राम जी का मंदिर बनाना, इस तरह की स्लोगन भी नम्रता जी आते जाते रहते हैं। मैं चंद्रमोहन से पूछूंगा कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे, लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम समाज को रोक थोड़ी सकते हैं। समाज अगर गाएगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं? राम ही है, राम मैंने बोला शुरू से लेकर राम आखिरी तक राम 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 ही होता है इस देश के अंदर। बाकी जहाँ तक तौलक है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो पिछले 10 साल के जो यूपीए के 2004 से लेकर 2014 तक जो कार्यकाल रहा था, उसमें जो जो घोटाले हुए तो वो बार बार लोगों को याद कराने पड़ते हैं। जो जो किसी ने कोई किया है तो उसमें अगर व्हाइट पेपर लाया तो एक एक चीज सामने लाई है। आने वाले जी व्हाइट पेपर का एक असल में मकसद उसका ये रहता है कि अगर आपका नेक्स्ट रोड मैप क्या है, आप पिछले 10 सालों में वो कृतियां दिखाएंगे, वो गलतियां, वो खामियां दिखाएंगे, बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में माहौल इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि जो इंडिया के इन्वेस्टर कह रहे थे कि हम इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करें। ये नहीं, हमें अपना अगला रोड मैप बताना। हमने अगला दिखाया है रोड मैप। आने वाले समय में जितने भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर दिए हैं उनके ऊपर सोलर फ्री देंगे, उनकी लाइट फ्री करेंगे। हमारी दूसरे दल होते थे कि लाइट फ्री दे रहे हैं, लेकिन हम खुद ही उनके घर में फ्री का सोलर लगाकर उसके बाद उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो ग्रिड में जाएगी, उनका बिजली बिल जो होगा जीरो होगा। और जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं, सपोज करो सारे गाड़ी पूरे नेशनल हाईवे पे, और ऐसे उनके लिए रेस्ट हाउस, उनके लिए गेस्ट हाउस, उनके लिए वहाँ रोटी वो रेस्ट करें, इस किस्म के काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में ऐसे ऐसे काम करेंगे जो हम लोगों ने सोचे भी नहीं कभी होंगे। और आज अगर इतने लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, यही हमारा राशन है जो सड़ता था, फिर सड़ने के बाद फिर शराब फैक्ट्री में जाता था। और आज अगर किसी गरीब के अन्न में जो कोई गरीब आदमी है उसके पेट में जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। हर एक आदमी खुश है, आज हर एक आदमी को गैस मिल रहा है, हर एक आदमी को हमने चूल्हा दिया है, हर वॉशरूम दिया, हर घर में आवास योजना दी है हमने, आयुष्मान कार्ड। आज जिसका इलाज, जिस गरीब भाई बहन का इलाज होता है, हम जिसके पास जाते हैं जो 1 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकता, तो वो आज खुश है। नहीं तो अपना घर बिक जाता था, अब गहने बिक जाते थे इलाज के लिए। इस किस्म की स्कीम अगर आवाम खुश है तो हमारे जो दूसरे दल हैं उनको क्या उसको कोई अड़चन होनी नहीं चाहिए, उनको भी खुश होना चाहिए। जी आदित्य जी, ब्लैक पेपर जारी किया कांग्रेस ने, और वो भी उस ब्लैक पेपर में भी मंशा ये नहीं थी कि देश तामीर तरक्की करे। उस ब्लैक पेपर में भी ये क्रिटिसिज्म था, यूं कहिए कि चुनावी मैनिफेस्टो टाइप था जिससे क्रिटिसाइज मौजूदा गवर्नमेंट को करना था। विनोद जी, ऐसा है कि कांग्रेस ने ब्लैक पेपर दिया, कहते हैं कि वो क्रिटिसाइज। मैं एक ब्लैक पेपर आपको खुद देता हूँ। इस टाइम पे पिछले 16 साल में सबसे ज़्यादा 34% अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट है हिंदुस्तान में, जो 17 टाइम बढ़ा है पिछले 10 साल में। जी, उसके अलावा आप कहते हैं आयुष्मान कार्ड दिया। साहब, आप आयुष्मान कार्ड तो दिया, पर अस्पताल कहाँ बनाए? क्या आपने गांव में या पंचायतों के अंदर किए गए अस्पताल बनाए? मैं जम्मू में ही देता हूँ, सांबा के पास एक गांव है बरोडी। अगर बरोडी से आपको सबसे एम्स सबसे पास है, उसमें भी वो कहते हैं कि क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचने के बीच में 2 पुल नहीं है, तो वहां से पहुंचने के अंदर कम से कम अब तक 7 प्रेग्नेंट औरतें बच्चा गिरा चुकी हैं, बिकॉज वो पहुंच नहीं पाई। तो ये चीजें, आयुष्मान कार्ड तो आपने पकड़ा दिया, अस्पताल और उसके अंदर मशीनरी, दोनों चीजें मिसिंग है। मैं जम्मू की आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कितनी बारी कहता हूं, 2016 में ऑर्डर हुआ है पेट स्कैन मशीन लगाने का जम्मू में। 2019 से रेगुलर कंटेम्प्ट चल रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि भाई पेट स्कैन मशीन है। आज तक कैंसर सेंटर ना सेटअप हुआ और पेट स्कैन मशीन भी नहीं हुई, तो उसके दौरान इतने लोग मारे गए। आगे मैं आपको बताता हूं, अब इन्होंने चंद्रमोहन जी ने एक रेफरेंस दिया था गुज्जर जज का। मैं चंद्रमोहन जी को बताना चाहता हूं कि वो हायर जुडिशियल सर्विसेज से आए थे, वो एज पर सीनियोरिटी आए थे। उसमें आपका कोई भी क्रेडिट नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिट नहीं ले सकती कि उसने एक जज बनाया है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिव्यू। 17 साल का नहीं बनाना। नो, मैंने बोला इस पीरियड में बना है, क्योंकि वो अपनी सर्विस में नहीं, वो अपनी सीनियोरिटी में रहते हुए वो जज अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से जज बना है।
बिकॉज वो एक कम्युनिटी से शुरू हुआ ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। पहली बार एक मेंबर राज्यसभा में भेजा हमने, आपने मेंबर भेजा राज्यसभा में। मेरा सर एक सवाल है, सर मेरा एक सवाल है, आप राज्यसभा में आप जितने लोग भेजना चाहते हैं, मेरी जनरेशन पूछती है आप बोलने वाले लोग भेजे, हमारी आवाज उठाने वाले बोलते थे हाँ हाँ हाँ, या आएगा तो इतना आएगा, अगली बार उसके अंदर नारों के आदमी नहीं चाहिए हमें। पार्लियामेंट में आदमी वो चाहिए होता है जो आपकी बात कर सके, आपके मुद्दे उठा सके। पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोगों की आवाज, क्योंकि असेंबली पे होता है वर्क, पार्लियामेंट में होती आवाज। जब आप मुझे बता दे जम्मू में लीडरशिप डेफिसिट कितना, आप मुझे पिछले 50-60 साल में एक पार्लियामेंटेरियन बता दे जिसने धड़ल्ले से बात की है जम्मू के बारे में। आप मुझे बताए G20 हुआ, जब आप बीजेपी के अंदर धड़ल्ले से बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बोल रहा हूं, G20 हुआ था, क्यों नहीं उठ के बोले? G20 हुआ, क्यों नहीं उठ के बोले यार मैं जम्मू का हूं, मेरी जमीन जम्मू है, आप सारा फैन फेयर कश्मीर में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप कश्मीर में? जम्मू को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, यहां पे लोग आएंगे, यहां पे बाहर के लोग आएंगे। सर एक लास्ट हमारे और इसके अलावा इसके अलावा सर ट्रेजेडी ये है कि अगर ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर रिलीजन के ऊपर ही बात होगी, तो इसका मतलब ये है कि भारत माँ का जो दिल है, जो संविधान है, आप उसको नहीं मानते। राम की बात आपने की, गांधी के, हाँ हम सब गांधी के राम को मानते हैं, सिर्फ ये दिक्कत है कि देश में काफी लोग हैं जो 38 जो देश में काफी लोग ऐसे हैं जो नाथूराम को मानते हैं, वो वाले राम को मानते हैं, हम गांधी वाले हे राम को जानते हैं। जी नम्रता जी, अगर हम इनके व्हाइट पेपर की बात करें तो उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए कि 2010 में आपने कहा था कि GST लागू किया जाएगा, लेकिन आप कर नहीं पाए। कोयला आवंटन में 1.116 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम का भ्रष्टाचार ये आपके सामने, 2G टेलीकॉम काम घोटाला हो या फिर 1.76 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान जो 2G टेलीकॉम है। उन्होंने जो विस्तार से व्हाइट पेपर जारी किया है वो आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। जी देखिए, आपने पहले भी कहा कि इन्होंने जो ब्लैक पेपर दिया उसमें काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं थी। हमने बिल्कुल बताया कि हम जब GST लागू कर रहे थे तो यही नरेंद्र मोदी जी गुजरात में बैठ के उसका विरोध करते थे। FDI का विरोध बड़ी मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ने किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आधार कार्ड, जिसको आज ये अपनी आधारशिला बना के आगे बढ़ रहे हैं कि हम इस पे हम इसके साथ जोड़ रहे हैं दुनिया को, और जिस तरह से पेटीएम का स्कैम भी आया, स्कैम तो बहुत हैं अभी जो खुलेंगे और खुलासे होंगे 2024 के बाद जब सत्ता पलट होगी। लेकिन मैं आपसे विनोद जी आज ये जानकारी ज्यादा जरूरी है कि ये हेराम की बात कर रहे थे, हम तो हम उस आइडियोलॉजी को मानते हैं जो मरते दम तक हेराम करके जिन्होंने अपने प्राण भी त्यागे, लेकिन ये उस आइडियोलॉजी के लोग हैं जिन्होंने उन पे गोली चलाई और उन्हें हेराम बोलने पे मजबूर किया जी। ये आज जिनको इन्होंने आज भारत रत्न दिए, हम भारत रत्न दिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक जमात को अपनी तरफ लाने के लिए ये भारत रत्न है? क्या जिस चौधरी चरण सिंह जी ने RSS के लिए इंदौर में कहा कि इसको मैं एक चुनावी सभा नहीं करने दूंगा, और आज तक उनके लिए सोचा नहीं गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनावी सभा नहीं करती है, चुनावी सभाएं करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन एक अलग तरीके से करती है। उन्होंने कहा था मैं एक सभा नहीं करने दूंगा, चुनावी सभा नहीं, सभा नहीं करने दूंगा। जी ये कहती हैं कि तीनों के तीनों जो भारत रत्न दिए 5 वो सबके सब गलत है। हम किसी एक को भी गलत नहीं कहते, हम कहते हैं बहुत अच्छा किया जो भारत रत्न दिए गए, लेकिन जिस तरह से इसको ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हम उस पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जिस तरह से आज इन्होंने नीतीश कुमार ने किस तरह से नीतीश कुमार को वहां लेके जाना है, किसको भारत रत्न देना है, किस तरह से शिवचरण के पोना है तो भारत रत्न देना है, जबकि चौधरी चरण सिंह जी किसके कोटे से मंत्री रहे, कब वो PM भी बने कुछ देर के लिए, उनके ऊपर तब क्या भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियां थी। चलिए वो भी छोड़िए। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक, उनका मेरे पास आज भी वो रिकॉर्डिंग है, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगी। जब VP सिंह की सरकार थी और मंडल कमीशन लाया गया तो अडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस जी कहते हैं कि अडवाणी जी ने मुझे कहा कि अब इन्होंने मेरे पास कोई, अब मुझे हिंदू मुसलमान की बात करके, मंदिर और मस्जिद की बात करके आगे बढ़ना होगा। ये अडवाणी जी ने कहा, किसको? जॉर्ज फर्नांडिस को। और ये जॉर्ज फर्नांडिस का खुद मेरे पास एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं। और अब तो इसका मतलब राम के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं थी। उस वक्त भी देश को बांटने की सियासत थी, आज भी काम वही है। अब लोगों को ये समझना होगा, और एक माध्यम मुझे लगता है आपका भी है कि लोग समझ सकें कि चुनाव को जीतने के लिए जो राम का इस्तेमाल कर सकते हैं वो किसी चीज का भी इस्तेमाल करके उस एंगल, और सिर्फ
कि किस तरह से अलायंस पार्टनर्स को और एनडीए को मजबूत किया जाए, इन भारत रत्न का आज इस्तेमाल करना वो एक मुझे लगता है अपने आप एक प्रश्न चिन्ह है इनके ऊपर। जी, क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी आप, जिस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाए हैं और लगातार निरंतर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण में यानी पोलराइजेशन में बड़ी एक्सपर्टीज है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। देखिए, पहली बात तो जो कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह ने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सभा नहीं होने देंगे, ये नहीं थी। जब वो सरकार हमारी कोलिशन टूटी, वो क्या दोहरी मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप की बात आई थी। जो हमारा एक आरएसएस का स्वयंसेवक होता है वो भारतीय जनता पार्टी में है, उसके खातिर हमने छोड़ दी सरकार। हम पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के। तो इसलिए ये बात थी। और अगर आज नरसिम्हा राव जी को हमने इनको याद होना चाहिए, वो नरसिम्हा राव जब उसकी डेड बॉडी आई थी तो पार्लियामेंट उनके कांग्रेस के कार्यालय ने जाने दिया था अंदर और बाहर रखी थी। 24 दिसंबर 2004 की बात है। अब आदित्य जी एक मिनट आपके पास समय नहीं। मेरे पास सिर्फ भारत रत्न के बारे में एक मिनट में जी। देखिए, ऐसा है कि 5 भारत रत्न दिए गए हैं जी, इस बार 5 भारत रत्न दिए। अगर हम चौधरी चरण सिंह की बात करें तो बड़े नेता थे, बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, हाँ। लेकिन उनको जो जिस वक्त दिया जा रहा है भारत रत्न, उससे क्या होता है, वो सवाल उठते हैं। तो आप प्रेजुडिस कर देते हो एक डिजर्विंग कैंडिडेट को भी या डिजर्विंग भारत रत्न को भी, क्योंकि आपको अपनी सियासत इसमें चलानी, क्योंकि आपने इसको जोड़ दिया है आरएलडी को अपने साथ जोड़ने में। तो आरएलडी के प्रेसिडेंट कहते हैं अब तो हमारे पास ऑप्शन नहीं, अब तो हमें जाना ही है। तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो वो चौधरी चरण सिंह को जो आपने सम्मान देना था, आप उसके अंदर दाग पन्ना। चलिए आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि जो आखिरी था, क्या जनता जवाब देगी? जो आखिरी सत्र था, क्या वो वाकया ही में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के प्रेरित था? धन्यवाद। बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। नमस्कार।